हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज तक जो भी लेक्चर चल रहा था वो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर चल रहा था और बहुत दिनों से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया था, पर आज फाइनली आ गया है। और आज एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स लगता है उसको पढ़ेंगे। ये जो सीरीज रहने वाला है ये क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे पहले पहले क्लास 11 में एंटर हुए होते हैं उनको उनको फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, डेरिवेशन करने में जो प्रॉब्लम आता है वो सब करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उन बच्चों को हेल्प करने के लिए ये जो सीरीज रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि आज पहला टॉपिक जो है वो इक्वेशन और एंगल के ऊपर है। तो ऐसे बहुत ही बेसिक से लेकर ये जो लेक्चर है ये स्टार्ट होगा। और जो भी सारा मैथमेटिकल टूल्स रहता है फिजिक्स में, फिजिक्स को थोड़ा बहुत समझने के लिए उन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे क्लियर करने को, समझाने को ट्राई करूँगा। और इसके साथ साथ हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का जो लेक्चर चल रहा था वो भी इसके साथ पैरेलली चलेगा, वो भी सीरीज कंटिन्यू होगा और उसके साथ साथ ये भी सीरीज कंटिन्यू होगा। ये जो सीरीज है ये बेसिकली 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए है जिनको फिजिक्स नहीं आता है, या फिर जो लोग बोलते हैं फिजिक्स में बहुत मैथमेटिक्स होता है। तो इन सारे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये जो टॉपिक है और ये जो सीरीज है ये लाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे इक्वेशन क्या है। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वेशन क्या है, फिर डिस्कस करेंगे एंगल क्या है। इक्वेशन में हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, एंगल में भी टाइप्स रहेगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक चीज, जो छोटा छोटा चीज होता है उस सारे चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इक्वेशन। ये जो लेक्चर रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक रहेगा। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। क्लास 9 क्लास 10 में जो सारे चीज़ को पढ़ चुके हो उन सारे चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा। ऐसा है कि जैसे कि ये क्लास एक रिवीजन क्लास के जैसा रहने वाला है, इसमें बहुत बेसिक से ही हम चलेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को जानने के लिए हम उसका पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है, इट इज ए मैथमेटिकल statement, it is a mathematical statement that so that two mathematical expression are equal। इक्वेशन में क्या रहता है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं, है ना। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कंपेरेटिव जो सिंबल है उन सारी चीजों को यूज किया जाता है दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में और उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि डेफिनेशन में पता चल रहा है, इट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जो कि क्या करता है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, दो अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या करता है, इक्वल करता है या फिर कंपेयर किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 7। यहाँ पे ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना।
लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9x प्लस 7। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वल किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। तो ये था इक्वेशन। मैं जैसे कि बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होने वाला, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे और आगे जाके इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से हम डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे, वहां से थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आएगा, डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन का स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ फिजिक्स में थोड़ा बहुत एंटर हो गया। ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेसिक रहने वाला है, पर ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि अगर कोई चीज भूल गए हो क्लास 9 का, क्लास 10 का, वो सारे चीज थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। ये कोई भी एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं आएगा, फिजिक्स का कोई भी एग्जाम में इक्वेशन क्या होता है ऐसा डेफिनेशन नहीं आएगा, पर ये जानना भी जरूरी है। तो ये कितना टाइप्स का रहता है? ये 3 टाइप्स का रहता है। क्या? पहला तो होता है लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट होता है लीनियर इक्वेशन। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड होता है क्यूबिक इक्वेशन। बस ये 3 तो नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, पर हमको ये 3 जानना है। हमको ये 3 इक्वेशन के बारे में ज्यादा जानना है, क्योंकि हमारा जो क्लास 11 12 रहने वाला है वो इन तीनों इक्वेशन के ऊपर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको? देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इसमें जो वेरिएबल रहेगा वो एक से ज्यादा रह सकता है, वेरिएबल एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल रह सकता है, और इसमें जो वेरिएबल का जो पावर रहने वाला है वो 1 रहेगा। वेरिएबल का जो पावर रहने वाला है वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो हम इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे और इसके बारे में अगर लिखेंगे तो इट हैज मोर देन 1 वेरिएबल। एक से ज्यादा वेरिएबल तो रहेगा ही, और उसके साथ साथ क्या रहेगा? जो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स रहेंगे उनका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो 1 रहेगा। हाईएस्ट पावर कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है। हाईएस्ट पावर of the variable is always 1। जो हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल का वो हमेशा 1 रहने वाला है। अगर एग्जांपल के लिए देखेंगे तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। देख सकते हो यहाँ पे x एक वेरिएबल है और उसका जो पावर है वो 1 है ना? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल्स हैं और उनका जो पावर्स है वो कितना है? 1 है ना? तो ऐसे ये रहने वाला है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये भी वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल्स का जो पावर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 2 रहने वाला है और 2 रहने वाला है। इसको हम सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको हम सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे उसका जो वेरिएबल है एटलीस्ट कम से कम एक वेरिएबल के ऊपर, सारे वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम एक वेरिएबल के ऊपर उसका जो पावर है वो 2 रहना चाहिए। एटलीस्ट 1 वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है। समझ में आया? इसका अगर जनरल फॉर्म लिखूंगा तो ये है, इसमें सिंगल वेरिएबल्स है ना। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लूंगा तो 7x² प्लस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख सकते हो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, उसका जो पावर है, कम से कम एक वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 2 रहना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 9x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखता तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। पर यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता इसके जगह पे 7x³ तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर रहने वाला है वो क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 ही रहेगा। क्यूबिक हो गया तो उसमें 3 रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का भी थोड़ा लिख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन का भी थोड़ा लिख लेते हैं। इसमें क्या है, इसको हम थर्ड ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम थर्ड ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो वेरिएबल्स रहता है उसका हाईएस्ट पावर क्या रहता है, हाईएस्ट पावर क्या रहता है, 3 रहता है। एग्जाम्पल के लिए ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू और 0, ये सॉरी ये भी हो सकता है, पर इसका जो जनरल फॉर्म रहता है वो क्या होता है, ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म ले सकते हैं, है ना। ऐसे हमारा क्यूबिक इक्वेशन रहता है। इतना समझ में आया? उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेटिक, जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही मेथड है, पर जो मेन 2 मेथड यूज किया जाता है वो क्या है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, जो फॉर्मूला रहता है एक्स का निकालने का फॉर्मूला रहता है वो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा एक्स हो गया x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x², इसको हम फैक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं, ये बीच वाला टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे जैसे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के साथ सेम होना चाहिए और ऐड करने से ये टर्म आना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2x प्लस x कर दूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू x² 2x² हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को कॉमन लाते हैं, x प्लस 2 होता है। यहाँ पे अगर हम 1 को कॉमन लाएंगे तो x प्लस 2 यहाँ पे भी रहेगा, इक्वल्स टू 2, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलता है, x इक्वल्स टू -2 और -1, ऐसे निकालते हैं। ये भी हम क्लास 9 क्लास 10 में पढ़े हैं, है ना। और एक फॉर्मूले में भी निकाला जाता है ना। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में क्या रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, जो जनरल फॉर्मूला के जनरल फॉर्म क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म रहता है वो क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही रहता है। और यहाँ पे जो हमारा a क्या है, कोफिशिएंट है, b क्या है, कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। a किसका कोफिशिएंट है, x का, x² का,
b किसका कोफिशिएंट है, x का है, और c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये इतना हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू हमको देखने को मिलता है। एक अगर यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे अगर प्लस लेंगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगा, माइनस लेंगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगा। तो एक एक करके लिख देते हैं। मान लो एक जो वैल्यू आ रहा है उसको हम x1 बोल रहे हैं, माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और एक वैल्यू जो आ रहा है x2 इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। ये दो वैल्यू हमको देखने को मिलने वाला है और ऐसे निकाल दें। ये सारा चीज सबको पता है, ये कुछ नया नहीं बता रहा, है ना, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, सबको पता होता है ना। सब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना तो सबको पता होगा। ये बस एक रिवाइज कर रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ। और क्या होता है यहाँ पे, और एक चीज जानना है कि ये जो दो वैल्यू निकल कर आता है x1 और x2, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये माइनस बी बाय ए के साथ इक्वल होगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे x1 इंटू x2 करेंगे तो ये c बाय ए के साथ इक्वल होगा। ये चीज भी याद रहना चाहिए। ये छोटे छोटे बात है जो याद रहना चाहिए और जान लेना चाहिए, है ना। तो ये था इक्वेशन के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का जो टाइप्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर कोई भूल गया है तो ये थोड़ा उसका रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बहुत ही ज्यादा तो रिवाइज नहीं होगा, पर अगर कोई अच्छे से 9th-10th पढ़ा है तो ये सब देखने के बाद, थोड़ा बहुत देख लेने के बाद उसको पूरा याद आ जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये फिजिक्स में बहुत जगह पे काम आने वाला है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन और इसका जो यूज क्या होता है, ये धीरे धीरे करके आगे पता चलेगा। अभी के लिए उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको उतना ही ज्यादा गहराई में नहीं लेना है, डरना नहीं है नाम को सुनकर। इसका अभी जनरल फॉर्म याद रखना है, जो सीरीज रहने वाला है उस सीरीज को हम याद रखेंगे और थोड़ा बहुत उनमें जो टर्म है उन टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो जनरल सीरीज रहता है, जनरल फॉर्म रहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, वो हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या रहता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू किसी भी 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ऐसा अगर कोई टर्म है और उसको अगर हमको एक्सपांड करना है तो बाइनोमियल एक्सपांशन हम वहां पे यूज कर सकते हैं। और ये एक्सपांशन करने में क्या होगा, करने के बाद 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे चलता जाएगा। ये जो सीरीज है ये ऐसे चलता जाएगा। पहले n था, फिर n के साथ n माइनस 1 इंटू हुआ, फिर n माइनस 2 इंटू हुआ, है ना। तो ऐसे इंटू होता जाएगा। ऊपर नीचे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल है ना, ऐसा है। देखो 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। जिस लोगों को ये सब नहीं पता थोड़ा सीख लो। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो ऐसे अगर कोई भी नंबर दिया है उसका अगर फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे,
वही नंबर के बाद उसका जो उसके उसके तरफ पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, नंबर एक एक काम करके इंटू करते जाएंगे। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2, 1 ऐसे हम इंटू करते जाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं फैक्टरियल बोलते हैं। ये जो सिंबल है, ऐसे जो सिंबल है इसको फैक्टरियल बोलते हैं। समझ में आ गया? बस। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म देख रहे हो, यहाँ पे जो टर्म देख रहे हो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, यहाँ पे जो n है, ये n क्या है? n एक इंटीजर भी हो सकता है, n एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, n एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ये एक फैक्टर भी, ये एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? n एक कांस्टेंट टर्म है, तो n क्या है? n एक कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये एक कांस्टेंट टर्म है जनरली। समझ में आया? बस। उसके बाद अगर अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो टर्म है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा है। अगर यहाँ पे ये जो x है, ये x अगर 1 से बहुत ही ज्यादा, सॉरी यहाँ पे अगर ये जो x है, ये जो x है, ये x अगर 1 से बहुत ही ज्यादा कम है, मच लेस देन 1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखो, x अगर 1 से कम है तो उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। उसका अगर क्यूब निकालेंगे तो वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो सीरीज है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। एक नेगलेक्ट किया जा सकता है, ये जो सीरीज यहाँ पे है इसके बाद सीरीज को नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाने वाला है ना। तो यहाँ पे हम अगर x मच लेस देन 1 है तो यहाँ पे जो टर्म है एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, एक्स क्यूब का टर्म है, जो इसके आगे जितना भी सारा टर्म है, उन सारे चीजों को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। द टर्म containing x square x cube can be neglected as compared to term containing x, है ना। जो टर्म x कंटेन कर रहा है, मतलब 1 प्लस एन यहाँ तक रहेगा, ये सारे टर्म नेगलेक्ट किया जा सकता है ना। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा कि ये अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो इसको मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये टर्म 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, तो इसको मैं 1 माइनस एन एक्स लिख सकता हूँ। अगर ये x बहुत ही ज्यादा कम है 1 से, है ना। अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एन एक्स लिख सकता हूँ, है ना। अगर ये टर्म 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस एन है, तो इसको मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। समझ में आया? तो ये बाइनोमियल सीरीज का, बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक जनरल फॉर्म था, और उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, बहुत डीप में यहाँ पे भी नहीं गए हैं, थोड़ा बहुत रफली आइडिया में यहाँ पे देने की कोशिश किया। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगल के ऊपर, एंगल के ऊपर। मेरे हिसाब से ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा करने वाला नहीं है, नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज के ऊपर बात किया जा रहा है। इसको बहुत ही ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, रफली इसको पढ़ते जाएंगे, है ना। एंगल क्या होता है? एंगल सबको पता होता है कि कोई भी लाइन, दो लाइन सेगमेंट अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो
जो ये डिस्टेंस बन रहा है इसको हम एंगल बोलते हैं। इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो लिख लो, क्या होता है, इट्स ए क्वांटिटी, इट्स ए क्वांटिटी gives information about the rotation of a point about another fixed point, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये O है, ये P है। O मान लो फिक्स पॉइंट है और P क्या है, मूवेबल पॉइंट है, ये मूव कर सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, जो रोटेशन कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो रोटेशन कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल। ये एक क्वांटिटी होता है जिसमें हम क्या मेजर करते हैं कि एक पॉइंट कितना रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं, है ना। और इसको हम थीटा बोलते हैं। ये छोटा छोटा चीज है, ये सबको पता है। और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क होता है, इसका लेंथ ये L होता है, और डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस, ये थीटा का फॉर्मूला होता है, लेंथ बाय रेडियस, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू L बाय आर, और L इक्वल्स टू आर थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा याद रख लेना अगर भूल गए हो तो, है ना। उसके बाद यहाँ पे दो टाइप का एंगल देखने को मिलता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। ये बहुत ही कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे मैं अगर एक फिक्स्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मान लो एक फिक्स्ड लाइन है, ये मान लो एक मूवेबल लाइन है ना। तो ये अगर यहाँ से फिक्स्ड लाइन के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव एंगल, इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव एंगल, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव एंगल बोलूंगा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर ये जो फिक्स्ड लाइन ऐसा है और ये क्या कर रहा है, ये मूवेबल लाइन है, ये मूवेबल लाइन है और ये फिक्स्ड लाइन है। ये लाइन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये लाइन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव एंगल। ये नेगेटिव एंगल है और ये पॉजिटिव एंगल है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, ये बस इतना है। यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का जो यूनिट होता है वो कितना रहता है, वो रहता है, एंगल का यूनिट को क्या बोलते हैं हम, रेडियन बोलते हैं। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है ना। और हाँ, एंगल का यूनिट को हम रेडियन बोलते हैं, और डिग्री में भी हम लिखते हैं। डिग्री और रेडियन ये दो यूनिट होता है उसका, है ना। हम रेडियन और डिग्री को थोड़ा समझ लेते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन रहता है उस रिलेशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ, L बाय आर, तो ये किस में है, रेडियन है, ये रेडियन में है। हम 1 रेडियन कब बोल सकते हैं, जब ये L और R दोनों सेम हो जाएंगे। L इक्वल्स टू अगर R हो रहा है तो R बाय आर इक्वल्स टू 1 रेडियन हो जाएगा। तो जो R का लेंथ है वो अगर रेडियस के लेंथ के साथ इक्वल हो रहा है तो तभी जो थीटा एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। वो क्या होगा, 1 रेडियन का होगा, सॉरी यहाँ पे रेडियन होगा। समझ में आया कि 1 रेडियन क्या होता है, जो आर्क होता है, आर्क का जो लेंथ होता है वो रेडियस के लेंथ के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो 1 रेडियन होगा। उसके बाद एक कंप्लीट रोटेशन, अगर एक कंप्लीट रोटेशन को लेंगे, कंप्लीट रिवोल्यूशन को लेंगे, तो वो क्या क्या होता है,
2 पाई आर होता है। एल इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आर होगा। एल इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आर होगा, है ना। एक सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, रेडियस तो आर है, तो जो आर्क बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 2 पाई आर बन जाएगा। तो अभी वो थीटा क्या हो जाएगा, अगर कंप्लीट रेडियस रोटेशन को लेंगे तो 2 पाई आर बाय आर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो एक सर्कल का 1 कंप्लीट रोटेशन और 1 कंप्लीट सर्कल कितना होता है 2 पाई होता है। थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई होता है, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना समझ में आया कि थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो कंप्लीट सर्कल को समझा रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा और थीटा को का जो यूनिट रहता है वो रेडियन होता है और सिंबल थीटा रहता है। एंगल का जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है रेडियन रहता है और जो सिंबल रहता है वो थीटा रहता है। यहाँ पे अगर डिग्री और रेडियन के बीच में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो क्या होता है 1 कंप्लीट रोटेशन, जो एक रोटेशन रहता है उस एक रोटेशन क्या होता है 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, यही होता है ना। तो एक रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा 360 डिग्री बाय 2 पाई, क्या होगा 2 पाई। समझ में आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 रेडियन इक्वल्स टू निकल कर आता है 57.296 डिग्री। ये जो है ये इतना निकल कर आता है, इसको थोड़ा याद रख लेना। 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.296 डिग्री होता है। समझ में आ गया। डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, दोनों ही एंगल का यूनिट होते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहता है ना। 1 रेडियन का मतलब क्या होगा, ये सब चीज समझ में आ गया है। ये सारा चीज बाकी तो डिग्री कैसे एंगल कैसे मापते हैं वो सब तो पता होगा, पर यहाँ पे थोड़ा जो जानने वाला चीज था कि रेडियन और डिग्री के बीच में जो रिलेशन है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया है तो कोई कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं बता दूंगा। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ पे हम डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन को हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन को। तो तब तक के लिए ये सब प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, इसके साथ साथ हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर है वो भी चलता रहेगा। वो सारे क्लास वालों के लिए है, क्लास 11 के बच्चे भी देख सकते हैं, 12 के भी देख सकते हैं, बीएससी के भी देख सकते हैं, एमएससी के बच्चे भी देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और ये क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए यहाँ पे बेसिक स्टार्ट हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लास 11 से कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो जो लोग अभी भी क्लास 11 में एंटर हुए हैं वो लोग अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। स्टार्टिंग से हम एक आपका मेंटर के जैसा हम आपको हेल्प करते रहेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो टेलीग्राम का ग्रुप है सारे बच्चों के लिए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।